हेलो, नमस्ते, जय जोहार। मेरा नाम है भोजराज बारले और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नवा बिहान छत्तीसगढ़ में। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं सर ध्रुव कुमार मार्कंडे जी। ये पुलिस डिपार्टमेंट में थे, पुलिस निरीक्षक, अभी अभी रिटायर हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, थैंक यू। सर, आपका एक संक्षिप्त परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम ध्रुव कुमार मार्कंडे है। मेरी पैदाइशी 12/8/2019 को ग्राम सुरकी नामक गांव में, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ में एक किसान गरीब परिवार के यहाँ मेरी पैदा हुई थी। और मैं 3 बहनों के बीच में मेरी पैदा हुई। तो मैं घर में अमूमन वैसे भी मैं थोड़ा लाडला था और सभी कोई प्यार करते थे, क्योंकि 2-3 भाई बहनों के बाद में आना तो एक हर्ष उल्लास का काम था। तो बाल्यकाल तो कैसे भी हो मेरा ठीक ही था। और सभी लोगों ने मिलकर, मेरे माता पिता, मेरे मामा परिवार, मेरी मामी, भांजे, पूरे परिवार मिलके मेरे नामकरण किए, जिनमें उन लोग मेरे नाम, ये सब बातें मेरी माँ ने बाद में बताई थी जब मैंने पूछा था कि मेरे नाम के पीछे क्या राज है कि आपने ध्रुव कुमार मार्कंडे रखा। तो मेरी माँ पढ़ी लिखी तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो काफ़ी एज 106 साल की थी जब उसकी स्वर्गवास हुई। तो 2019 में उनकी स्वर्गवास हुई। तो उन्होंने बताई कि बोले ध्रुव, बोले एक सत्य है और हम आपको सत्य के रूप से हम लोग मांगे हैं बाबा के पास, तो आप हमारे पास आए हो, इसलिए हम आपका सत्य के रूप में दूसरा नाम रखेंगे ध्रुव कुमार। तो ध्रुव सत्य है। तो वो मेरा एक आचरण में रह गया है कि मैं एक सत्य हूँ और सत्य की विचारधारा में ही चलूँगा। कई लोग मुझे बोलते भी थे कि बोले सत्य बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं कि तुम ईमानदार ही थोड़ी हो। तो हम बोलते थे भाई, मानना नहीं मानना अलग चीज़ है। इसलिए वो सब होता था जी। ये मेरा छोटा परिवार है। और आज फैमिली में मेरे माता पिता तो नहीं हैं, मेरी 3 बहन हैं। एक बहन में उससे पहले शादी हो चुकी थी। 2 बहनों की शादी मैंने स्वयं किया है। उसके बाद फिर अपने घर गृहस्थी भी मैंने यहीं भिलाई से ही किया। सारी ज़िंदगी तो मेरी भिलाई में पढ़ाई लिखाई, मेहनत मजदूरी सब में कटा है। और यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो उसमें फिर आगे चर्चा करेंगे फिर। जी जी जरूर सर। सर, जैसे आप अपना इंट्रो दिए अभी, तो मुझे जानना है कि आपका करियर कैसे चालू हुआ, कब आपका स्कूलिंग हुआ है, कब कॉलेज हुआ है, और काम स्टार्ट में पुलिस में आने के पहले क्या क्या काम रहा आपका, ये चीज़ थोड़ा जानकारी दीजिए। वो उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का समय था मेरा। और मैं समझता हूँ कि कोई भी सफलता के पीछे कुछ न कुछ स्ट्रगल तो रहती है, और जब तक स्ट्रगल ना हो तो सफलता नहीं मिल पाती। तो स्कूली जीवन के बाद हम गांव से रायपुर चले आए। और मेरे पिताजी हालांकि गरीब थे और किसान थे, और वो हमारे गांव के पास में दाढ़ी करके गांव है, वहाँ एक पाचीलाल पारक सेठ हुआ करते थे। उनका ज़मीन था हमारे गांव में 128 एकड़। उस ज़मीन का मेरे पिताजी मुख्तियार था, देख रेख करते थे, मालिक नहीं था, देख रेख करते थे एज ए पेरेंट्स। तो फिर पता नहीं कहीं से उनको किसी के बीच में बात सुनने को मिली होगी कि बोले अपने बेटा को बोले पढ़ाने के लिए भेजो, बहुत अच्छा होशियार है बोले। तो मेरे पिताजी शुरू से सोचते थे। मेरे चाचा के 2 लड़के थे, डॉक्टर लखनलाल मार्कंडे, स्वर्गीय मेरे भैया भी एक्सपायर कर गए, और मिथिला वाला भाई विनोद कुमार मार्कंडे जो बीएसपी सब भी अभी रिटायर हुए हैं, और मैं था। तो मेरे पिताजी एक सोच था कि मेरे घर में 2 लाल बत्ती वाली गाड़ी खड़ी होगी। ये उस समय की सोच थी उसकी। और मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत कम नाम पता लिखते थे बस। उन्होंने फिर हमको पढ़ाने के लिए फिर रायपुर लाया। और वहाँ थोड़ा सा 1973 के बाद हमारी जो परिस्थितियाँ थी वो थोड़ी गड़बड़ा गई। फिर मुझे पढ़ाने के लिए फिर मेरे बहनों को काम करना पड़ा खेतों में। इस वजह से वो अशिक्षित रह गए, पढ़ नहीं पाए, जैसे पढ़ना चाहिए वो लोग नहीं पढ़ पाए। मेरी बड़े बहन की शादी हो गई थी, उस समय बच्चे भी हो गए थे उसके। मेरे दोनों बहन की, छोटे बहन की शादी मैं किया हूँ। पिताजी 1980 मेरे गुजर गए। गुजरने के बाद थोड़ी मेरी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हुई। मैं मैट्रिक की तैयारी कर रहा था उस समय। यहाँ आया, रायपुर आया मिडिल क्लास में। तो उस समय तेलीबांधा रायपुर में जोड़ा जैत खाम हो गए, देखे होंगे आप। वहीं हम रहते थे, उसी जस्ट बाजू में रहते थे, किराया लिए थे।
और वहाँ लकड़ी गिरवाए थे हम। 450 रुपये एक ट्रक आती थी, उसको गिरवाए थे और 10 पैसा 20 पैसा किलो में बेचते थे। और बेचने के लिए अलग रखे थे और लकड़ी फाड़ने के लिए भी अलग रखे थे। और वहाँ हमारे चाचा जी रहते थे और हम लोग रहते थे और भाई रहता था, हम लोग दोनों पढ़ने जाते थे। उसी पैसे से हमारा पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकलता था। फिर बाद में मेरा छोटा पारा हॉस्टल में सिलेक्शन हो गया और मेरा भाई का भी हो गया, हम दोनों साथ में रहते थे। अंग्रेजी स्कूल में, मैं गवर्नमेंट स्कूल में मेरी भर्ती हुई, मेरे भाई भी भर्ती हुए वहीं। हम दोनों 8वीं पास हुए, वो 6वीं पास किया, मैं 8वीं पास किया। वो 2 साल पीछे थे मेरे से। तो अच्छे डिवीज़न से पास करने के बाद उस समय 1975-76 में मिशन चल रही थी। तो उस समय मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल जी थे। तो फिर बाद में मीशा उषा के समय में जो कर्फ्यू लगा था 1975-76 में, तो मीसाबंदी में बोले गए कि अपने अपने ज़िला में पढ़ेंगे। तो हम पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी प्रमाण पत्र निकाल के हम लोग दुर्ग चले गए। और दुर्ग में शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जो अभी झाड़ूराम देवांगन के नाम से वो स्कूल को जाना जाता है। उस स्कूल में हमारी एडमिशन हुई थी। हम बायो के छात्र थे और बायो में हम अच्छे नंबर लाए थे, 69-70 नंबर के लगभग था हमारा, इसलिए वहाँ हमारा सिलेक्शन हो गया और हमको बायो मिल गया। फिर हम पढ़ने लगे। तब वो वहाँ एक ड्रेस कोड था सफ़ेद का, सफ़ेद शर्ट सफ़ेद पैंट पहनते थे वहाँ। वहाँ का कोड ही था। मतलब उस समय मेरे अंदाज से प्रिंसिपल श्री दुष्यंत लाल तिवारी जी थे उस समय, पता नहीं अभी है या नहीं है, बहुत अच्छे अधिकारी थे। तो हम लोग हॉस्टल में थे, छात्रावास, एक कसाईडी हॉस्टल में, प्री मेट्रिक पोस्ट मेट्रिक छात्रावास में, वहाँ से जाते थे। पढ़ते 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 फिर लोग पास किए, फिर 10वीं पास किए। फिर 10वीं पास करने के बाद थोड़ी सी हमारी स्थिति बहुत गड़बड़ा गई, खाने पीने का थोड़ा सा लाला पड़ने लगा। मतलब हॉस्टल में मिल जाता था लेकिन साबुन तेल ये वो उसके लिए। फिर उसके बाद मैं भिलाई आ गया और भिलाई में रह के फिर मैं मैट्रिक की तैयारी प्राइवेट तौर पे करने लगा। लेकिन अटैच में, मतलब कांटेक्ट में मैं स्कूल के था, तो उससे और फिर मेरा सेक्टर 2 महाविद्यालय में पढ़ने वाले दोस्त विजय शुक्ला जो रामनगर में अभी रहते हैं, और एक रामाधार पटेल करके थे दोस्त, इनसे मेरी मुलाकात हुई। तो कुछ नोट्स वगैरह तैयार होते थे। अब मेरे लिए दिक्कत थी कि बोले अब इसमें पैसा भी आना चाहिए और व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो मेरे गांव का रहने वाला एक ममेरा भाई था मेरा, चिंताराम वारे, वो बढ़ाई का काम करते थे। एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गए। हालांकि उसकी कफन दफन के लिए मैं ही गया था, मेरा भी दुर्भाग्य रहा, उसका मैं ज़्यादा मदद नहीं कर सका। तो उनके साथ में हम लोग, मैं बढ़ईपन के रूप में मैं जानते मेरे पिताजी के एक्सपायर के बाद मैं बिल्कुल कोई मदद करने वाला कोई था नहीं। भाई थे वो अपना अलग कर रहे थे, चाचा लोग अपना अलग थे, वो लोग को भी जीविका चलाने में तकलीफ़ होता था। मेरी चाचा जी भी झाड़ू वाड़ू बांधने जाते थे, दुर्ग जाते थे ट्रेन से बैठ के, और चाची भी हमारी काम वाम करती थी। और हम लोग पढ़ते थे, बड़ा जो मिलता था रुखा सूखा हम लोग खा लेते थे। फिर उनको बढ़ाई के साथ में मैं काम करना शुरू किया। तो सेक्टरों में हम लोग घूम घूम के काम करते थे। तो उस समय फट्टा वट्टा ठोकना, खीला ठोकना, तो बहुत दिन बाद प्रैक्टिस हुआ कि खीला कैसे ठोकते हैं, वो बड़ी दिक्कत होती थी। और तो मेरे बोलते थे, बोले यार ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम साथ में रहा करो। तो साथ में रहते थे। कुछ लोग पूछ भी लेते थे सेक्टरों में, अधिकारी लोग बीएसपी के। उस समय बीएसपी का स्टैंडर्ड अलग थी, क्वार्टरों की स्टैंडर्ड अलग थी। तो बोले क्या करते हो, बोले तो पढ़ाई करता है। तो लोग बता देते थे, बोले तो वो एकदम से आकर्षित हो जाते थे। बोले पढ़ाई करते हो, फिर काम? बोले क्या करें सर, कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक काम करो, बोले तुम पढ़ाते हो? बोले हाँ। तो मेरे 2 बच्चे हैं, इनको पढ़ाओ, यहीं तुम्हारे काम होते तक तुम इसको पढ़ा दो। और पढ़ा देते हैं, तो पढ़ा देते थे। अच्छा। तो मतलब इस टाइप का ट्यूशन भी करते थे। तो उस समय हमको रोजी में 12 रुपये मिलता था। तो 12 रुपये मिलता था तो धीरे धीरे संचित करते करते कुछ पैसे हमारे पास 100-150 आ गए। तो कुछ कापी खरीदना, कुछ और पेन खरीदना, और नोट्स वगैरह मिल जाता था, बुक वगैरह वो लोग दे देते थे। तो एक दिन पढ़ता था, एक दिन करता था, रात भर लिख पढ़ के उसको वापस कर देता था। फिर मतलब रात भर पढ़ता था। तो उस समय वो पढ़ने के लिए हमारे यहाँ चाची, मतलब इतने हम लोग एफर्ट नहीं कर पाते थे कि मिट्टी के तेल का जो बर्नी होता था उसमें एक मतलब एक बत्ती लगा रहता था। आप देखे होंगे कोई भी शीशी में बना कर रखते हैं, तो मिट्टी तेल ऊपर नहीं आता था। तो मैं क्या करता था, तो उसमें पानी डाल देता था
अब पानी डालने के बाद में मिट्टी तेल ऊपर आ जाता ऊपर आ जाता, मतलब मेथड में। हाँ। तो उससे मैं पढ़ता था तो रोज़ बोलती थी चाची कि पानी कैसे पड़ जाता है, रोज़ खराब होता है बोले इस टाइप का। और रूखा सूखा करके हम करने लगे। उसी बीच फिर मेरी शादी का ऑफर आया मेरे पास। मेरी वहाँ सेक्टर 2 से मेरी धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला मार्कंडे से मेरी शादी हो गई। उनके पिताजी बीएसपी एम्प्लॉइज़ थे फाउंड्री एंड पेंटरनो शॉप में, और सेक्टर 2 ब्लॉक 7 14 नंबर क्वार्टर में रहते थे। तो मैं अब अंधा खोचे 2 आँख, अब मेरा तो कोई सहारा था नहीं। तो शादी किए तो पता चला कि उनके कोई औलाद है ही नहीं, एक ही लड़की है। तो बोले बाबू यहीं से जाया करो कॉलेज। तो मैं उन्हीं के घर से फिर कॉलेज जाता था सिटी बस में बैठ के। तो सेक्टर 2 और 4 वाला जो चौक है उसमें हम लोग, सिटी बस चलती थी उस समय, 50 पैसे हम देते थे। और वो देते 50 पैसे 1 रुपये में, तो वो टेम्पो भी चलती थी, उसी में हम लोग कॉलेज जाते थे। हमारे पास तो कोई साधन था नहीं। दोस्त यार आते थे, विजय शुक्ला वो स्कूटर लेकर आते थे, वेस्पा, उसी में हम बैठ के चल देते थे। MPS 3775 ऐसा कुछ नंबर था उसका, पूरा याद है मेरे को। उसमें कई बार हम लोग भागते भी थे, कई बार गिर जाते थे। फिर चेलाराम चंद्राकर जी थे, उनके लड़का शेखर के साथ में हम लोग फिर साइकिल में जाने लगे बैठ बैठ के। तो लोगों के साथ ऐसा करते करते फिर पढ़ाई तक हो गया। फिर उसी पढ़ाई के दौरान फिर मैं सर्विस में जाने के लिए वहीं कॉलेज की तरफ से चल दिया। अच्छा। तो ये रहा, और बड़ी मतलब दुख भरी रही वो स्ट्रगल जो है मेरे। लेकिन मेरे पास उसके अलावा कोई चारा था नहीं। मतलब मुझे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है और मुझे कुछ बनना है। मतलब ये मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं सिपाही जाऊंगा, पुलिस में जाऊंगा। मैं ऐसा था कि उस समय जो भी सर्विस मिले मैं उसको तुरंत कर लूँ। मतलब उस समय आवश्यकता थी, नीड, वेरी नीडफुल। मतलब उसके लिए बहुत ज़रूरी था। मेरे पास पैसे थे नहीं, घर में माता जी थी, वो बर्तन बेच बेच के मुझे पढ़ाते थे। वो लोग भी मेहनत मजदूरी करने जाते थे, बहनों के लिए कुछ भेजना था, तो वो मैं असहाय था, नहीं भेज पाता था। फिर वो जिस घर में फिर मेरी शादी हुई, फिर मैं अपनी मिसेज, मेरी मिसेज खुद 15-20 रुपया, मतलब 15 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपये, 7 रुपये ऐसे करके देती थी, मतलब पॉकेट खर्चे के लिए। तो मैं कॉलेज जाता था। मतलब ये स्थिति थी। तो और हम, मेरे पास ज़्यादा कपड़ा थे नहीं, 1-2 जोड़ी था। तो हम लोग क्या करते थे, ये राम आधार पटेल और मैं, हम दोनों एक्सचेंज करते थे कपड़ा को। मैं उसको देता था, वो मेरे कपड़ा पहनता था, मैं उनके कपड़े पहनता था। बोले कॉलेज की स्टेटस अलग थी। तो कॉलेज में जाने के बाद हमको भी लगा कि हम कहाँ आ गए हैं। बोले ये सब तो बड़े लोगों की काम है। फिर धीरे धीरे हमको लगने लगा नहीं, बोले ये हमारा भी काम है। फिर ऐसे अच्छा काम करते थे। सर जैसे तीसरे आप नंबर के हम लोग टेबल में, तीसरे नंबर टेबल में बैठते थे। अच्छा। अच्छा, एक क्वेश्चन आया सर मन में। जैसे आप मध्य प्रदेश के टाइम से सर्विस में हो, जी जी जी, और अभी छत्तीसगढ़ में आप रिटायर हुए हो। जी जी जी। तो मध्य प्रदेश के समय का माहौल और अभी छत्तीसगढ़ बनने के बाद का डेवलपमेंट के उसमें पूछूंगा मैं कि कितना डेवलपमेंट में अंतर आया है, अभी क्या क्या अंतर आया है छत्तीसगढ़ बनने के बाद? बहुत अंतर आया है। उस समय तो एक तो आपका इलेक्ट्रॉनिक ये और जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे, किसी प्रकार का कुछ था नहीं। अभी तो मोबाइल है, अभी आपका कंप्यूटर आ गया, अब सब चीज़ आ गया, अब तो हाईटेक हो गया, इंटरनेट हो गया। 2006 में मैंने खुद इंटरनेट लगवाया पुलिस विभाग में, क्राइम ब्रांच में। और मैं आदरणीय श्री DM अवस्थी सर के यहाँ भी मैंने ही लगवाया है, और उनके ID भी मैंने बना के ही मतलब उनके यहाँ इंस्टॉल करवाया था। तो ये काम भी मैं उस समय किया। तो उस समय भोपाल था हमारा PSQ। तो भोपाल हम तो यदा कदा जाते थे ट्रेन में बैठ के, कभी डाक दिए, कभी ये वो है। तो अभी कुछ नहीं है। अभी तो लोग मोटरसाइकिल में जाते हैं, साइकिल में जाते हैं, तुरंत अपना राजधानी आते हैं। राजधानी छत्तीसगढ़ बनने से, MP से छत्तीसगढ़ बना। पहले सीपेंड बरार से जब MP बना, MP आया, तो MP में भी डेवलप हुआ। लेकिन MP से जितने भी कट के हमारे छत्तीसगढ़ अलग हुए, वो सारे राजस्व हमारे पास रह गए। मैं राजस्व के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन 80% राजस्व जो है बाहर चला जाता था, हमको सिर्फ 20% मिलता था जहाँ तक राजस्व के मामले में। अब वो राजस्व हम पूरी भुना रहे हैं और सारे चीज़ को अपडेट कर रहे हैं। आज हमारे थाना, मतलब इस जिला के, इस छत्तीसगढ़ के हर थाना हाईटेक है। मैं जिस थाने में रहा हूँ, पखांजूर के थाना में, वहाँ मेरे यहाँ 2 करोड़ का बिल्डिंग बना है, 2 करोड़ का, और मॉडर्न बिल्डिंग बना है, मैं खुद बनवाया हूँ वहाँ 2 करोड़ का बिल्डिंग। वहाँ रेस्ट हाउस से लेकर ऊपर आपका सूट से लेकर आपका रेस्टोरेंट से लेकर सारे चीज़, ठहरने से लेकर सारे अपडेट, फुल व्यवस्था। आप उस थाना के अंदर जाइए, आपको
पूरा फैसिलिटी मिलेगा, इस टाइप का। और वहीं से मैं हाईटेक किया। उस समय हम ऑनलाइन नहीं करते थे, ऑफलाइन में करते थे। बाद में हम पीएसक्यू को फ़ोन करके सिंक कराते थे कि बोले हमने ये किया है, अब करो। तो उस समय भी हम करवाते रहते थे। और इंटरनेट वगैरह में मेरे को थोड़ा सा इसलिए मैं ज़्यादा इंटरेस्ट था और उधर घुसने की कोशिश करता था, क्योंकि मैं शुरू से क्राइम ब्रांच में ये सब इंटरनेट वगैरह का काम करते थे हम लोग। किसी को कुछ करना है क्या नहीं है, किसी को निकालना है, किसी को क्या करना है, तब इंटरनेट का काम चलता था। अब आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, हाईटेक का ज़माना है। अभी लोगों को पूछोगे तो अभी तो लोग समझते हैं कि लुकआउट क्या होता है, नहीं जानते। इंटरपोल क्या होता है, नहीं जानते। हम उस समय इंटरपोल को भी जानते थे और हम आज भी इंटरपोल को जानते हैं। इंटरपोल के लिए हमारे भारत सरकार उस समय जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे 1993 वगैरह में, 94 वगैरह में सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग, तो उस समय हम लोग को जो प्रमोशन होता था उसके बाद हम एक ट्रेनिंग के लिए जाते थे, उस समय होता था। तो उस समय 85 लाख रुपीस हमारे भारत गवर्नमेंट जो है विदेश की जो कमेटी है इंटरपोल की, वहाँ जमा करते थे। अच्छा। उसका कारण है कि किसी अपराधी को हम अपने यहाँ ला सकते हैं। अच्छा। मतलब इस टाइप का। तो इंटरनेट का भी काम चला धीरे धीरे, और इंटरनेट में सबसे ज़्यादा माहिर हमारे वर्तमान डीजी माननीय श्री अशोक जुनेजा सर हैं, जो उसमें किए। उसके बाद मैं पेट्रोल पंप का मेंबर हूँ भी हूँ। अच्छा। छत्तीसगढ़ वेलफेयर फंड का वाला, पुलिस वेलफेयर वाले में उन्होंने, मैं पुलगांव थाना के रहते ही मेरे से साइन करवाया और वो उन्होंने वो मुझे मेंबर रखा। और अब पता नहीं उन्होंने क्या सोचा मेरे बारे में, मैं नहीं जानता। अधिकारी किसने बताएगा, बड़े अधिकारी हैं, उनको कौन बताएगा। सर जैसे आप सतनामी समाज से बिलोंग करते हो, जी। तो बाबा जी का समाज में कितना प्रभाव पड़ता है, बाबा जी के संदेशों का, ये आप जरा बताइए। देखिए, बाबा जी के नाम से तो पूरे समाज है और उनका प्रभाव तो अच्छा पड़ा है, तभी समाज आज ग्रोथ कर रहा है और अच्छे से अच्छे काम कर रहे हैं। और पहले समय में तो गिने चुने लोग ही हम मतलब सर्विस में आते थे। आज मैं समझता हूँ मेरे गांव में 27 या 28 लोग सर्विस में हैं। छोटा सा गांव जरूर है कि 27-28 लोग हैं। और मेरे गांव में एमफिल, बीएड, एमएससी से लेकर आईआईटी किए हुए तक है। मेरे खुद भतीजा आईआईटी किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पवई से किए, बॉम्बे से। मेरे बड़े भैया डॉक्टर एमबीबीएस रहे हैं। तो हम लोग जैसे मतलब यहाँ स्नातक रहे हैं। बेटा मेरा बीटेक है, वो एम का, मतलब पढ़ाई की स्तर भी सुधर गया। तो उससे क्या है, हालांकि हमको वो फ़ायदा नहीं मिल रहा है जो हमारे समाज को शासन के द्वारा जो फ़ायदा मिलता था वो नगण्य हो गया है। लेकिन इस समय ना सेल्फ डिफेंस सब कोई काम कर रहे हैं और बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें कुछ नवयुवक जो हैं ये आज के समय में थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहें और खान पान से दूर रहें। बाबा के मानव एक समान के विचारधारा पर चले और उस विचारधारा को अपना एक मोटो बनाएं कि इसी विचारधारा पे ही रहूँगा। क्योंकि बाबा का विचारधारा सिर्फ एक समाज के लिए नहीं है, ये तो सभी समाज के लिए है, पूरे जीव जंतुओं के लिए है। जो मानता है वो उसको पाता है, मानोगे तो पाओगे, नहीं मानोगे तो नहीं पाओगे। तो आज पहले से आज की स्थिति में सतनामी समाज अच्छा है और अच्छा प्रगति कर रहे हैं। और हमारे जो गुरु गोसाई परिवार हैं, जैसे हमारे विजय गुरु के परिवार हैं, रुद्र गुरु सर हैं, राजराजेश्वरी माता जी हैं, और हमारे बालदास गुरु जी हैं, और सुबेश बाबा गुरु जी हैं, और सारे गुरु जी अभी जितने भी हैं ये हमारे सम्मानी हैं और हमारे समाज के गुरु हैं, गुरु गोसाई हैं। और इनके प्रेरणा स्रोत से ही हम लोग काम करते हैं। वो चूँकि हमारे गुरु घासीदास के ही वंशज हैं, इसलिए उनके बताए रास्ते पर सब चल रहे हैं और इनकी प्रभाव अच्छा है समाज में और समाज का स्तर बहुत अच्छा उठा है। उस समय तो कोई भी आदमी उंगली उठाता था, कुछ भी अनाप शनाप बोलते थे। आज आदमी एक बार बात करने के लिए भी थोड़ा सोचता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो भी है सर्विस में वो स्टेटस मेंटेन किए। मैं डिग्निटी मेंटेन नहीं करता तो मैं इस विभाग में यहाँ तक नहीं आता। मैंने बाबा के अक्षरता पालन कर पाया नहीं कर पाया ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं उनके रास्ते पर जरूर चला और मैं उनकी नाम को कहीं पर भी मतलब ओझल नहीं होने दिया, मतलब जरा सा भी धुमलाने की कोशिश नहीं किया। मैं उसके नाम को हमेशा ऊपर रखा। मेरे वजह से उनका नाम ऊपर हुआ ऐसा नहीं हो, तो स्वयं में अपने आप में सतपुरुष है, सतलोकी है, उनको तो अपन कुछ बोल नहीं सकते। सतपुरुष है, उसको तो कोई दिखता नहीं है, आत्मा में है।
लेकिन मैं मानता था और मेरे वजह से उनको कभी झुकना पड़े, मैं समझता हूँ ऐसा समय कभी नहीं आया होगा और ना आएगा। मैं उसको मानता हूँ और मानता रहूँगा। और कोई भी बोलता था ना फलाना है, तो पहले मेरे बारे में जो पहले सोचता रहा होगा उसका थाट ऐसी होगा, समाज का है, ऐसा करता होगा या कुछ दुर्गुण ढूंढ रहा होगा। जब मुझसे मिलते थे लोग बाग तो मुझे पीछे भी करवाते थे कि यार कहीं छुप के तो नहीं पीता है, कहीं और तो नहीं करता है। कभी कभी तो तबीयत खराब के दौरान मेरी गाल ब्लैडर का ऑपरेट हुआ था ये सेक्टर 9 में, उस समय मैं बहुत काम किया क्राइम ब्रांच में, तो मेरे को पथरी हो गया था गाल ब्लैडर में, तो उसका ऑपरेट हुआ। तो ये मोहंती सर थे, सिंह साहब थे और दीवान साहब वगैरह सब मेरी यहाँ मैडम से पूछे, तो पुलिस वाला है, बोले ड्रिंक व्रिंक करके आता है क्या करके। तो मैडम बोली भाई पति मेरे हैं, वर्षों से मैं उनके साथ में हूँ, कभी तो मैंने ऐसा देखा नहीं, कभी नशा करते नहीं सुना, फिर आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं। तब फिर वो लोग सीरियस करके फिर वो लोग मेरे इलाज किए। मतलब एक ऐसा थाट होता था पुलिस के लिए। लेकिन आज पुलिस बहुत अच्छी काम कर रही है। और मैं नया भी जो लड़के हैं इनको भी मैं बोलता हूँ कि जनता में अपनी पैठ बढ़ाए और जनता में विश्वास हासिल करें कि हम आपके हैं, आप हमारे हो। अगर आप हमारे नहीं होते तो हम आपके दुख में खड़ा नहीं होते। बिल्कुल। सबसे पहले आप हमको याद करते हो और हम दुनिया को छोड़ के हम आपके पास जाते हैं। हमारा कितना भी घर में कुछ भी रहे, लेकिन सबसे पहले सर्वप्रथम काम जो है ना पब्लिक का है। पब्लिक ने रिपोर्ट किया, मैं वहाँ जाऊँगा। पब्लिक कैसा हुआ है वहाँ जाऊँगा। क्यों? वो तो मैं अपने घर को भी प्राथमिकता देता, अरे बाद में जाऊँगा यार, मैं घर परिवार को देखूँ, तेरे पास थोड़ी नहीं, ऐसा नहीं। हम उसी के लिए है। ये जनता को भी सोचना चाहिए, मतलब ये हमारे लिए है। और जनता में एक विश्वास होनी चाहिए कि ये खड़े हैं, अब हमें निश्चिंत है, बोले पुलिस वाला खड़ा है, अब हमें कुछ नहीं होगा, बोले कोई हमको छेड़छाड़ नहीं करेगा, छेटाकसी नहीं करेगा, कोई हमको परेशान नहीं करेगा। आप में एक विश्वास को जगाना पब्लिक को भी है। पुलिस वाले तो जगाते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म में है वो। मैं माना कि सभी खराब नहीं होते, कुछ नेचुरल उनका व्यक्तिगत अचानक से पैसा आ जाने से कुछ न कुछ करने लगते हैं, पीने खाने लगते हैं, वो अलग चीज़ है। वैसे मैं समझता हूँ कि पहले जो समस्या थी आज वो समस्या नहीं है। आज बहुत टेक्नोलॉजी, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ है। अभी हर शासन प्रशासन, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के शासन में कई बार मतलब सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को बहुत प्राथमिकता दे रहे हैं और जितने भी सरकार आए प्राथमिकता दिए, उसके आधार पे आज बहुत अच्छा पोजीशन पे हैं और सभी लोगों के पास संसाधन है। पहले तो एक संसाधन की कमी होता था, खुद की गाड़ियों में चलते थे, खुद की डीजल डलवाते थे, खुद का पेट्रोल डलवाते थे, तो कुछ पैसे मिलते थे। 715 रुपये हमारी स्टार्टिंग थी, 515-20 के से शुरू किए थे हम, सुंदरलाल पटवा जी के सीएम के समय हमको मिला था और वो 715 रुपये हमको मिलते थे। तो उसमें अपनी साइकिल भी चलाते थे और फिर बाद में लूना लिए, तो लूना भी गवर्नमेंट की तरफ से मिला। तो ऐसा चलते रहा। लेकिन अब तो बहुत सारी चीज़ हो गए, अब तो आदमी बैठे बैठे समझ जाता है फलाना आदमी अपराध किया है करके। अब ऐसा ज़माना आ गया है। कभी कभी हम लोग व्यक्तिगत नेटवर्किंग करने में बहुत मुश्किल जाता था, क्योंकि जनता के बीच में आपकी विश्वास नहीं रहेगी तो जनता आप पर कभी विश्वास नहीं करेगा, जनता कभी नहीं बताएगी। जनता को सब मालूम रहता है, लेकिन जनता के अंदर आपको बैठना पड़ेगा और जनता को एहसास दिलाना पड़ेगा कि मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, तब वो सामने वाला आदमी कुछ बात को बता सकता है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप अभी अभी पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हो और जैसे पुलिस का नाम सुनते ही हमारे मन में एक अलग इमेज बनता है, एक खौफ का तो बनता ही है, लेकिन एट अ सेम टाइम एक सिक्योरिटी वाला भी हमारे मन में रहता है कि हम सेफ हैं। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि पुलिस में आपका आना कैसे हुआ? पुलिस विभाग में आना ऐसे हुआ कि एक तो बहुत सारे आइडल थे हमारे, पिक्चरें देखते थे हम लोग, फिल्म वगैरह देखते थे। दूसरा फिर मैं एनसीसी का छात्र भी था, तो वर्दी से जुड़ाव मेरे कॉलेज के समय से था। तो वर्दी को कई बार वर्दी वालों को हम लोग छकाते भी थे, लेकिन वो जब हम किसी भी चीज़ को देखते थे या कोई पुस्तक पढ़ते थे तो हम हीरो के रूप में बोले पुलिस को ही देखते थे। तो पहला च्वाइस तो मेरा बीएसएफ था, परंतु दुर्भाग्य से मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि मैं भी अपने माँ बाप का अकेला था, तो मेरे माँ बाप भेजना वहाँ मुनासिब नहीं समझे, इसलिए मेरा नहीं हो पाया। तो मैं शुरू से वैसे आकर्षित था पुलिस के लिए प्रति, और मैं कहीं पर भी बात होती थी तो मैं उनसे बड़े सम्मान से बात भी करता था। और मैं कोई भी गलत हो तो हम जैसे रुकना है तो रुक जाते थे। कॉलेज में भी थे तो हम लोग थोड़े उड़दंग टाइप के करते ज़रूर थे। दोस्त यारों के साथ पे 3-3 सवारी हो जाना, पुलिस वाले पीछा कर रहे हैं, फिर भागते जाना, बोले तो किसी टाकीज में घुस जाना, ये इस टाइप का वो माहौल था।
तो अमूमन पुलिस में आ गए। तो कई बार तो ऐसा भी हो कि जब भर्ती होने लगे तो अधिकारी लोग बोले भी कि अब बोले पुलिस में आ गए हो, बोले अब पुलिस का कदर करो। तो हम इज्जत तो पहले से पुलिस में करते थे और बड़ा हीरो ग्रुप में देखते थे हम। भले वो कैसा भी हो, लेकिन वर्दी को बड़ा हम लोग रिस्पेक्ट मैं शुरू से करता था। मेरे मन में अच्छा लगता था कि वर्दी पहनने के बाद आदमी अच्छा काम करता है। देखिए अंदर में उसके क्या गुण है उसको तो अपन नहीं देखते थे, लेकिन इस विभाग में आने के बाद जब मैंने सफ़र शुरू किया तो शुरुआत में पुलिस विभाग में ज्वाइनिंग जब मैं किया तो वो बताएं क्या शुरुआत में जो ज्वाइन किया। पुलिस विभाग में मैं ज्वाइन किया 11/6/1983 को। तो उस समय क्या था कि उम्मीदवार कम थी, तो हमें भी बुलाया गया। हम वहाँ खड़े थे और बुलाया गया तो हम लोग चले गए। तो इत्तेफाकन से लाइन में आ जाओ बोले तो हम भी लाइन में खड़े हो गए। तो नाप वाप में ठीक आ गए, क्योंकि अपन तो कटिंग भी वैसी रखते थे जैसे अभी कटिंग है, वो पहले भी कॉलेज में हमारी ऐसी। अच्छा। उस समय बाल वगैरह जो थे अमिताभ बच्चन वगैरह के हेयर स्टाइल में चलता था, लेकिन हम बाल को हमेशा छोटे ही रखते थे, क्योंकि हमको एनसीसी मतलब छात्र थे हम एनसी के। और उसमें सार्जेंट हमारे श्री अनुराग शर्मा साहब थे, और मेरे लगता है कि आज डीआईजी आईजी होके शायद रिटायर हो गए होंगे। काफ़ी पहले मेरी मुलाकात हुई थी सर से, बड़ी अच्छी तारीफ हुई। तो उसमें क्या था कि जब मैं पुलिस में गया तो पुलिस का जो रहन सहन का उस समय का जो रवैया था वो मेरे स्टाइल और मेरे समझ के मुताबिक से मैं मैच नहीं खा पा रहा था। अच्छा। बोले यार, मैं दूर से सुना ज़रूर था कि पुलिस बहुत अच्छी होती है, लेकिन नज़दीक जाने के बाद मुझे लगा कि बात व्यवहार में ऐसा। उस समय क्या थे, पढ़े लिखे भी बहुत कम लोग भर्ती होते थे। उस समय हम कॉलेज स्तर के स्टूडेंट होके वहाँ गए थे, तो मेरे लिए एक उस माहौल में ढलना एक अलग से था। तो फिर मैं धीरे धीरे मतलब एडजस्ट किया, और एडजस्ट करते करते फिर मैं कभी तुम शब्द नहीं बोलता था, हमेशा आप शब्द से संबोधित करता था। और तो बड़े बड़े जितने भी सीनियर आरक्षक, मैं कांस्टेबल भर्ती से हुआ था, लेकिन मैं कांस्टेबल ज़्यादा नौकरी किया नहीं है, क्योंकि मैं अंडर ट्रेनिंग बेमित्र गया। कोर्ट में मेरी ट्रेनिंग हुई, कानून के बीच ट्रेनिंग हुई, और जो डीपीओ होते हैं, अभियोजक होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, उनके साथ में श्री सुरेश शर्मा सर और बड़े माने हुए कानून के जानकार व्यक्ति थे, उनके साथ मेरी कानून की मतलब ट्रेनिंग हुई। उसके बाद फिर हम लोग ट्रेनिंग करने जगदलपुर चले गए, और जगदलपुर से जब हम जगदलपुर में ट्रेनिंग कर रहे थे तो मेरे काम वाम करने का तरीका, मतलब मैं अलग टाइप के रहता था। फिर मेरी डिसिप्लिन, मैं बहुत ज़्यादा रहता था, मैं अनुशासित था। मैं 9 महीने के अंदर अपने कैंप से बाहर नहीं गया, ये मेरा रिकॉर्ड में था। तो कई बार अधिकारी बोलते थे यार ये कैंप से बाहर नहीं जाता है, बोले इसको ये बदमाश है, बोले तो यहाँ चलो बाजू में। बोले नहीं यार, बस पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई वढ़ाई करते थे, क्योंकि मेरा लक्ष्य आगे था। मेरा लक्ष्य वही नहीं था, कांस्टेबल नहीं था, मेरा लक्ष्य आगे था। चलो मुझे जाना आगे था, लेकिन जिस मंजिल में मैं उतर गया था वहाँ से मुझे चलना तो था। अगर मैं नहीं चलता तो मैं उसी मंजिल में रुक जाता इसलिए मैं मंजिल को जारी रखा। मुझे फिर काम को मेरा देखते हुए जनरल कमांडर बना दिया गया। तो 123 लड़कों के साथ में मैं ऊपर में रैंक में मेरा ऊपर था। तो मैं उन लोगों को डिसिप्लिन कराना, परेड ले जाना, पीटी कराना, और कानून क्लास तक ले जाना। फिर क्लास कैप्टन बन गया मैं। फिर क्लास कैप्टन के बाद फिर मैं एक ऐसा समय आया कि एग्ज़ाम हुआ तो मैं टॉप कर गया। मतलब कानून की पहले से जानकारी थी मुझे, धारा की पहले से जानकारी थी, क्योंकि मैं कोर्ट में काम सीखा था और मैं कभी अवॉइड नहीं किया। तो मेरा काम को देखते हुए फिर वो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मेरा वहीं मिल गया। लेकिन उनका कहना था कि बोले जब आप अपने जिला में जाएंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, 1 साल की आपको थाना अनुभव चाहिए। तो वापस आया, तो थाना अनुभव के लिए जब हम दुर्ग जिले में हम वापस आए, 6 महीने की ट्रेनिंग थी, परंतु हम 9 महीने में आए वापस। अच्छा। तो जगदलपुर मिनी पीटीएस थी, उसमें हम लोग रुके थे और आए, और यहाँ हम लोग ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद थाना छावनी ज्वाइन किया मैं उस समय। तो लोग बाग बोलते थे थाना छावनी मत जाओ, सीनियर लोग बोलते थे, सीनियर आरक्षक लोग। बोले क्यों? बोले वहाँ ड्यूटी बहुत है। बोले वहाँ क्या करोगे जाके? बोले तुम कॉलेज पढ़े न लड़के हो, तुम वहाँ क्या करोगे? बोले नहीं, बोले मेरे को जाना वही है जहाँ ज़्यादा गैदरिंग हो, वहाँ जाऊँगा मैं। बोले मेरा मन में था। तो मैं छावनी थाना फिर ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद 9/1/1987 को मैं
छावनी थाना ज्वाइन किया आरक्षक के रूप में। फिर मेरे काम का जो स्तर था वो इतना मतलब ज़्यादा मैंने प्रयास किया, और जो लोकल स्तर पे मेरी जो लोगों की जो साथ में मेरी दोस्ती यारी जान पहचान थी भिलाई में, उससे मेरा फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ। तो मेरे को बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी मिल जाती थी। तो बहुत सारे ब्लाइंड मर्डर पकड़ा मैं, डकैती हुई थी उसी समय, उसको भी पकड़े, और बहुत सारे अच्छे काम किए। फिर परीक्षा भी हुई तो उसमें भी पास हो गए हम। तो फिर मैं 31/3/1988 को मेरे को हवलदार बना दिया गया। अच्छा। तो मैं हेड कांस्टेबल के पद पे मैं थाना भिलाई 3 में मैं ज्वाइनिंग लिया। और भिलाई 3 में ज्वाइनिंग के बाद भी मेरा काम में कोई कमी नहीं आई, मेरी दस्तूर चलते रहा। हाथ में भी लिखा पढ़ी करता था, मैं टेबल लिखा पढ़ी करता था, रात में घूम के आता था, पेट्रोलिंग करता था, लूट डकैती चोरी मर्डर लाइन आर्डर और ट्रैफिक में यातायात का व्यवस्था लंबी। उस समय भी रोड में बहुत एक्सीडेंट होता था, 3-3 4-4 5-5 6-6 एक साथ हो जाते थे एक्सीडेंट। तो ज़्यादा भिलाई 3 में जंजीरी मोड़ वगैरह में बहुत होती थी। तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे श्री मोतीलाल वोरा जी थे उस समय। तो वोरा जी के समय वो यहाँ से आ रहा है वहाँ से आ रहा है, फिर रोड क्लियर कराना है, तो वो चलते रहा। कुछ दिन के बाद फिर मुझे क्राइम में ले लिया गया। क्राइम में जाने के बाद बहुत काम किया मैं। इंदु प्रकाश मणि तिवारी के मर्डर सुने होंगे आप, जो एक गुरुजी थे, फिर एक सुरेश सिंह नाम का व्यक्ति ने उसको मर्डर कर दिया था किसी लाली नाम की लड़की के लिए, वो मुझे याद है। वो उसमें हम लोग बहुत काम किए, फिर पकड़े भी। और हमारे CSP RS सिंह साहब थे, बोले कानून के अच्छे जानकार, और पूछताछ के जो तरीके थे हम उन्हीं से सीखे। और देखिए कोई भी ट्रेनिंग लेने के बाद भी आपको फर्दर जो काम टेबल वर्क का करना है तो कोई ना कोई तो गुरु रहता ही है, तभी काम सीखता है और उनको पालन करना पड़ता है। वो एक हमारे श्री रिटायर्ड हो गए सेवानिवृत्त, वो भी उपनिरीक्षक से हुए, तो शिव प्रसाद शुक्ला थे, SP शुक्ला के नाम से जानते थे। और बड़ा हम लोग उससे कौतूहल करते थे और बड़ा हम लोग एक साथ थे और हमारे गुरु थे वो। तो कई बार ऐसा हुआ कि उनके बताए हुए कामों को हम बखूबी करते थे। और उसके बाद फिर काम ऐसा, फिर लूट डकैती होने लगा तो सारी चीज़ में हम लोग पकड़ धर किए। फिर एक समय ऐसा है 1996 वगैरह में कि ये आपका करगी भदर बालोद जिला के अंतर्गत में, बालोद जिला उस समय थाना था, उसके अंडर में आता था। और पुरूर और गुरूर और बालोद जिला के बीच में करगी भदर करके गांव है, वहाँ बाज़ार लगती थी। और सिकोसा वगैरह बहुत सारे दूर धमतरी के सोनार लोग आते थे, वहाँ भी डकैती हुई थी, जिसमें बहुत अथक प्रयास से उस समय तत्कालीन हमारे SP श्री मुकेश गुप्ता साहब से और मेरे क्राइम ब्रांच प्रभावी श्री राकेश त्रिवेदी सर थे। हमारे साथ में एक सहायक उप-निरीक्षक इस्माइल खान साहब भी थे और बहुत सारी स्टाफ थे, और 30-32 स्टाफ था हमारा। और उस समय क्राइम ब्रांच भिलाई में बहुत अच्छा रिकॉर्ड हम लोग मतलब राजस्व देते थे। 2-2 करोड़ के राजस्व का हम लोगों का टारगेट था और हम लोग देते थे उतना। और जनता के बीच में एक विश्वास पैदा करते थे कि बोले पुलिस आपके लिए रक्षक लिए है और सुरक्षा के लिए है, आप निश्चिंत रहिए। और तो उस बीच में जब हम वहाँ पकड़ने गए तो फिर हमको जानकारी मिली, तो हम लोग उसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किए। मेरी खुद की नेटवर्किंग थी, वो मुखबिरी थी, और मेरे लिए जनता बहुत अच्छा काम करते थे। मैं उनका भी आज शुक्रगुजार और धन्यवाद देता हूँ, जिनने मेरे लिए बहुत इतना दूर मेरे पहुँचाने के लिए बहुत काम किए हैं। पता नहीं मैं उनके लिए काम कर पाया कि नहीं कर पाया, मैं बिल्कुल किए हो सर, आप जिंदगी भर काम किए हो जनता के लिए। तो मैं सर इसमें एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आपने जिंदगी भर बहुत सारे केसेस सॉल्व किए होंगे, तो ऐसा कोई केस जो आपके मन में मतलब वो रह गया कि ये सबसे अलग था और ये याद रहेगा जिंदगी भर, ऐसा कुछ बताइए। हाँ, मैं उसमें केस तो बहुत सारी हुई, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हुए जो एक हमारे विभाग से संबंधित एक केस था। उस समय तक 2006-7 के करीबन की बात है ये। उस समय श्री राजेश मिश्रा साहब मतलब DIG थे, SSP थे, मतलब सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस दुर्ग में हुए, तो हम लोग क्राइम ब्रांच में थे। धमधा में एक एसओ हुआ करता था, TI हुआ था, विजय केरकेट्टा। उसका वो अकेले रहते थे, उनका परिवार यहीं सेक्टर में रहता था और वो अकेले रहते थे, रेस्ट हाउस में रहता था। उसका एक रात मर्डर हो गया और उसका मर्डर जो है ना विभत्स टाइप का किया था कि टंगिया से मार के उसके सर में
और उसको मर्डर हुआ था, जिसको उसको पैर में ऐसे रख के टंकिया फंसने के बाद निकाल के भी मारा गया था और उसमें तकिया दबा के भी तो उसकी मर्डर हुई थी। वो एक्चुअल में वो गुत्थी बहुत उलझी हुई थी और ये हमारे लिए और पुलिस विभाग के लिए भी चैलेंज था और हमारे लिए भी चैलेंज था। बोला यार ये कैसे गुत्थी हो गया, क्योंकि स्वयं पुलिस विभाग का अधिकारी है, उसकी मर्डर हुआ, हत्या हुई है, वो भी ब्लाइंड मर्डर है। उसमें हमारे एडिशनल एसपी प्रशांत ठाकुर साहब थे और हमारे एसडीओपी साहब एक शर्मा साहब थे, सब हम लोग मिल के इसको सॉल्व करते और 15 दिन तक हम लोग धमधा और देवकर में घूम घूम के एक एक चीज़ की वेरीफाई करी। यहाँ तक कि रोजनामचा में वो जब से आए थे तब से लेकर उसकी मृत्यु तक की हमने रोजनामचा में पूरी उसकी जन्म कुंडली खंगाल लिए। तो कुल मिला के हम लोगों को कहीं न कहीं से वो ऐसा आया कि इसको किस लिए मारा जाएगा, क्यों मारा जाएगा, तो ये एंगल फंस गई। कब, क्यों, कहाँ, ये एंगल होता है। तो कब क्यों तो हो गया, लेकिन क्यों मारा गया इसका कारण बच गया था। अब उसमें जब तक कारण क्लियर नहीं होगा तब तक मतलब हम अपराधी तक नहीं पहुंच पाएंगे, आगे प्रोसेस नहीं पहुंच पाएंगे। तो बाद में धीरे धीरे पता चला कि थोड़ी साहब जो है ना इश्क मिजाजी थे और किसी से जो भी रहा होगा उनका व्यक्तिगत लाइफ है, उस लाइफ का हम यहाँ जिक्र नहीं करेंगे। और ज़रूर कुछ न कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके पीछे ये भयानक वारदात होती है, इन सब चीज़ को दूर रहना चाहिए। तो उसमें हमें हमारा एक आरक्षक था राजकुमार दिवाकर, आज हमारे वो हवलदार हैं, शायद एएसआई होने वाले, मेरे बड़े अच्छे भाई भी मानता था मैं वो, क्योंकि मैं हॉस्टल में था तो मैं 9वीं 10वीं में था तो वो 5वीं 6वीं पढ़ते थे और यहीं के रहने हनोदा के रहने वाले हैं और आज भी अच्छे टैलेंटेड है वो। और वैसे अधिकारियों की ज़रूरत है पुलिस विभाग में। तो मेरे को जानकारी दी है कि भैया ऐसी बात है और एक जानकारी आ रही है। मैं बोला उस जानकारी एकत्र करिए। एक ढाबा वाला हमको जानकारी देता था अनाप शनाप, अब हम उनके कहने से मुताबिक हम पकड़ के ले जाते थे धमधा से उठा के और देवकर में पूछताछ ऐसी करते थे नॉर्मल, क्योंकि हमको मालूम था कि इसको 3rd डिग्री नहीं करना है तो उसमें होना ही नहीं करके निकले ही नहीं। काफ़ी दिनों तक प्रयास करते रहे। फिर मिश्रा साहब देवकर में जाके, मिश्रा साहब अपना जो अभी डीजी है सर, अभी शायद संविदा में भी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट देख रहे हैं सर, और हमारे तत्कालीन एडिशनल एसपी उस समय डॉक्टर संजीव शुक्ला साहब आ गए, अभी आईजी बिलासपुर हैं। इनके साथ में सब मीटिंग हुई। मीटिंग में एक एक इंडिविजुअल सभी लोगों से पूछताछ साहब ने किया। तो व्यक्तिगत मेरे भी पास आए तो मैंने बोले सर देखिए, एक ही शब्द बोला, मुझे ऐसा लगता है सर कि उसके किसी के दुखते रंग में हाथ रख देने से आदमी तिल मिलाता है और मुझे लगता है इस प्रकरण का वही एक गुत्थी का मतलब कारण हो सकता है जिसके कारण से हम भटक रहे हैं। बोले यार मार्कंडे तुम ठीक बोल रहे हो। वैसे साहब जो है मेरी बातों को बड़ा अच्छा लेते थे और वो तो बोलते भी थे खुले शब्दों में कि मार्कंडे का कोई शान ही नहीं है करके, ऐसा बोलते थे। मैं शुक्रगुजार हूँ सर कभी जो ऐसा करते थे और बड़प्पन थे उनमें। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने पूछताछ किया। फिर धीरे धीरे हम लोगों को एक जानकारी आई कि कुछ दिन पहले वही ढाबा वाले जिसके यहाँ हमारा स्टाफ खाना खाने जाता था और हमको मालूम था कि ये सस्पेक्ट है, हमको मालूम था कि ये मर्डर में इन्वॉल्वमेंट है, परंतु हमने उसको आभास नहीं होने दिया। 15 दिन तक हम वहाँ स्टाफ को खाना खाने के लिए भेजते थे और उन्हीं से पूछताछ करके उल्टा पुल्टा अपराधियों को हम पकड़ते थे और उसको वाच करते थे। मतलब उनको नहीं लगा कि ये मुझ पर वाच पड़ रहे हैं। बाद में ये हमको पता चला था कि मर्डर के कुछ दिन पहले, घटना के कुछ दिन पहले छत में कहीं बैठ के दारू वारू पी रहे थे तो अपराधी ये बात बोला था कि बोले क्या दिक्कत है यार, पैसा अच्छा कमाएंगे, बोले क्रिकेटर साहब रात में अकेला सोता है, बोले उसको मार देंगे, उससे रिवॉल्वर ले लेंगे, पैसा मिल जाएगा बोले। तो इत्तेफाक से उस दिन जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन क्रिकेटर साहब जो है ना टीआई साहब, वो पिस्टल लेके, सरकारी पिस्टल लेके नहीं गए थे। उस दिन वो मालखाना में जमा कर दिए थे। हम लोग को भी मिलता था, जैसे गांव छुट्टी आए कहीं गए तो हम लोग वैसे भी जमा कर देते थे। बोले वो कौन रिस्क है इसको ले जाएगा, बोझा है, बोले ये तो बहुत और हेडेक है बोले। तो हम लोग तो इतना वेपन रखते थे कि हम लोग को इंजेक्शन लगवाना पड़ता था, टीटी का इंजेक्शन लगवाना पड़ता था।
24 घंटे ये शर्ट के नीचे हम लोग डाले रहते थे, किसी को पता नहीं था होता था कि हम लोग पिस्टल रखे हैं। कहीं पर भी कुछ भी वारदात होता, भिलाई जैसे शहरों में ये पूरा सेक्टर एरिया का मैं प्रभारी था, चेतक 3 के नाम से मुझे जानते थे। हाँ, तो उसमें सिविक सेंटर से लेकर पूरा आपके दल्ली राजरा से लेकर और आपके प्लांट तक पूरे एरिया। तो उस मर्डर को डिटेक्ट करने के लिए फिर हमने एक दिन प्लानिंग की, और प्लानिंग करने के बाद उस समय मोबाइल में बहुत कम कोई ऐसा मोबाइल होता था जिसमें किसी की वीडियो होती थी, किसी की बात को अपन टेप कर सकते थे, बहुत रेयर। तो एक आध किसी का जुगाड़मेंट करके उसको हम लोग रिकॉर्ड करवा कर हमारे पास भेजा। तो उस आदमी को हम लोग उठाने के बाद हम लोग नंदनी ले गए उसको। तो जब हम गाड़ी में ले गए तो उसमें एडिशनल एसपी साहब थे बैठे थे, डीएसपी साहब बैठे थे, मेरे हवलदार जलालुद्दीन, जब ये शायद एएसआई या सब इंस्पेक्टर हो गए, बहुत अच्छा हवलदार है वो था वो उस समय, और अच्छा काम करता था। वो दाढ़ी वाढ़ी रखा था, उसको पता ही नहीं चलता था कि पुलिस वाला है। कई ऐसे काम हम लोग किए उसमें। तो उसको जब हम पकड़ के ले गए तो आओ बैठो ऐसे करके बोला ना, तो वो मुझे समझ गया। बोले सर मेरे को समझ में आ गया कि मैं क्यों बैठ रहा हूँ। बोले बैठ जा बेटा, आप समझ गया है, तू बैठ जा। बोले मैं कुछ नहीं बोला, मैं मेरे कुछ टेक्ट थे जिनमें मैं 3rd डिग्री इस्तेमाल नहीं करता था। मेरी जो बात करने की, पूछताछ करने की इतनी ज़बरदस्त शैली हुआ करता था, और आज भी मैं लोगों से बात करता हूँ तो इसी टाइप की बात करता हूँ, हंस के ऐसा। वो बात करना भी चाहिए, बड़े अच्छे से बात करना चाहिए। पुलिस विभाग में भी लगना चाहिए कि पूछताछ के दौरान कभी गाली गलौज नहीं करना, कभी कुछ नहीं करना। हमारे सामने तो मैडम लोग भी रहते थे, 3 4 डीएसपी रहे, एसपी वगैरह रहे, तो हम इनके सामने भी पूछताछ में कभी गाली गलौज नहीं किए। तो वहाँ गए नंदी थाना, तो आप देखे होंगे नंदी थाना में एक हनुमान मंदिर है। आज मंगलवार का दिन है और हनुमान मंदिर है, और उसी तरफ से मैं भी आया हूँ आज। अच्छा। तो वो मारपीट करने लगे, तो वो मारपीट में नहीं बताया वो। मैं बोला देखो इसको मारपीट मत करो। तो एडिशनल साहब बोले ठाकुर साहब यार मार्कंडे, ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि किया है अपराध। बोले साहब ऐसा नहीं है, अपराध तो ये किया है, आपको सुना देता हूँ। फिर मैंने दूसरा मोबाइल से सिम वगैरह लगा के सुनाया, तो बोले यार एक परफेक्ट है। फिर उस लड़के को मैं धीरे से हनुमान मंदिर के सामने ले गया। उसके जस्ट बाजू में एक शिला रखा हुआ है पत्थर का। वो शिला को पता नहीं वहाँ जाने से थोड़ा सा एक सुकून मिलती है। तो मैं बोला यार यहाँ तू अपने पापों का प्रायश्चित कर ले, और तू जो भी पाप किया उसको माफ़ कर ले, तुमको ताकत मिलेगा, हनुमान जी तुमको ताकत देंगे। मतलब एक मोरल मतलब उसको जो वो करना है वो इस टाइप का। फिर मैं उसको सपोर्ट किया, और वो उसको फिर मैं अपने गियर में ले लिया। मतलब कुल मिला के वहाँ से आने के बाद वो मेरे गियर में हो गया। फिर वहाँ से हम लोग गाड़ी बैठे, बोले सर क्राइम ब्रांच चलो। बोले चल क्राइम ब्रांच में मैं कदम नहीं रखा। उस समय PS पराबी साहब हमारे वो थे, क्राइम ब्रांच प्रभारी थे। तो बोले मेरा एक ऑफिस अलग था जहाँ मैं बैठता था पूछताछ के लिए, और एक प्रभारी का ऑफिस अलग था। तो मुझे बोले कि सर बोले कागज़ दे दो, बोले कागज़ और कलम दे दो। बोले कागज़ कलम दिया, वो पूरी कहानी लिख दिया। बोले कैसा मर्डर किए, क्यों मर्डर किए। तो उनका कहना ये था कि बोले इतने में हरासमेंट हो गया था। बोले तो शराब लोग पीते थे, जैसे किसी को भेज देते हैं जाओ ढाबा में खाना खाना या खिला के लाना। पुलिस वाला बदमाशी नहीं करते, उसके नीचे इस तरह के जो स्टाफ होते हैं ना वो बदमाशी करने लगते हैं। जो पैसा अधिकारी उसको होटल वाले को देने के लिए दिया रहता है, उसको खुद अपने खर्चा के लिए यूज़ करना, और वो दादागिरी करके उस होटल में उसको खाना खिलाते थे। तो इससे क्या होता था कि आदमी पीने खाने के बाद तोड़ फोड़ करना, ये करना वो करना, ये तो एक बात थी। दूसरी शायद उसके घर से संबंधित कोई ऐसा पॉइंट था जिसमें वो लड़का को लग गया था कि इसको निपटाना है, इस वजह से उसने मर्डर कर दिया। पकड़ाने के बाद उसने जिस कुल्हाड़ी से मारा सा, बिल्कुल रेस्ट हाउस के सामने जो खेत था जिसमें धान डाले थे उसी किनारे उन्होंने रखा था। वो बरामद 2 सरपंच थे और संभ्रांत व्यक्ति थे, उनके सामने जब्ती कार्रवाई हुई। उसका कपड़ा उस दिन पहना हुआ था, उसको भी वो धोबी के पास दे दिए थे धमधा में, और उसको भी हम लोग बरामद कर रिकवर किए। उसके बाद रिकवर करने के बाद आए 15 दिन। एक ऐसा समय था कि 15 दिन तक हम लोग कोई कपड़ा नहीं चेंज किया, एक ही कपड़े में थे। मतलब वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग थी। वो ऐसा चैलेंजिंग था कि हम पुलिस वाला होके हम ही पुलिस वाले को मारे और हम ही उसको नहीं पकड़ पाए, तो ये थोड़ी सी अजीब सा लगता है। थोड़ा सा अलग केस भी हो गया ना सर। अलग केस हो गया, नॉर्मल पब्लिक अलग हो जाता है, और अब बात जब खुद ही की डिपार्टमेंट की आ गई तो उसमें एनर्जी अलग लगता है। और फिर पब्लिक में भी अपनी इमेज रखना था कि भाई पुलिस कर सकती है, ऐसा नहीं है कि वो पकड़ सकती है। तो नहीं तो ऐसा ना हो कि वो पुलिस बाद में बोली, पुलिस को बाद में ही तो आना है,
पुलिस तो पहले जा नहीं सकती। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है, अगर उसके पहले कोई सूचना मिलती है तो प्रिवेंशन किया जाता है और करते थे पुलिस वाले, उसी के लिए तो है ही है पुलिस वाला। हाँ, ऐसा नहीं कि पुलिस वाले का भी दिल होता है, पुलिस वाला का भी परिवार होता है, उसका भी दर्द होता है, वो भी किसी के बेटा है वो भी किसी के बाप है वो भी किसी के पति है। ये नॉर्मली तौर पे ये रहा। दूसरा एक चैलेंजिंग था, वो है एक तो बस्तर का था, और बस्तर में मुझे एक चैलेंजिंग काम दिया गया था। वो थे कि 2010 में एक ताड़ मेटला में सीआरपीएफ के जवानों को नक्सलियों ने मतलब इनकाउंटर में मार दिए थे। उसमें ब्लास्ट करके मार दिए, ऐसे गोली भी मारे थे, बहुत विभत्स टाइप की उनकी बॉडी थी। और वो 76-75 तो सीआरपीएफ के जवान थे। एक हमारे वहाँ प्रधानाक्षक था, मतलब डिस्ट्रिक्ट का था, और इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेके जाते थे, उसको पूछते थे एरिया को, तो वो एरिया दिखाने के लिए वो लेके जाता था। वो 76 लोग की मतलब बॉडी वहाँ पड़ी मिली, मतलब जानकारी हुई, तो वो बॉडी आया जगदलपुर, और जगदलपुर में मैं सिटी कोतवाली थाना में था। मेरे साथ सीनियर टीआई अपना अजीत यादव सर थे, और उस समय सुंदर राज एसपी साहब थे, और धर्मेंद्र गर्ग साहब थे, जो अभी डीआईजी होके वो सेवानिवृत्त ले लिए। और पी सुंदर राज साहब आज भी आईजी बस्तर हैं, और बहुत जेन्युइन पर्सन है, बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंट। वो अभी हिंदी शायद अच्छे से बोल लेते हैं, पहले हिंदी बोल नहीं पाते थे, मेरे से भी बात होता था तो नहीं बोल पाते थे। तो उन लोगों ने मुझे एक कमांड दिया कि बोले ये जो है इनकी पूरी बॉडी आई हमारे यहाँ, तो बोले यार इनकी बॉम्बिंग कराना है, ऑटोनॉमिक विभाग से इनका प्रमाण पत्र ले रहे हैं, क्योंकि प्लेन के द्वारा उनको बॉडी को उनके गृह ग्राम भेजना है, और पोस्टमार्टम कराना है, कैफिन बनवाना है। उसके बाद फिर उनके नाम के सामने वही आदमी का डेड बॉडी जाना चाहिए। तो उसके बाद फिर झंडे का भी मतलब व्यवस्था करना था, वो सारी जवाबदारी मुझे दिया गया। तो मुझे 5-5 का टीम के लिए 15 लोग अलग दिए। तो मैं एक टेबल में जाता था, 5 आदमी में रहते थे, मैं सबको एक्सप्लेन करता था, अपन सौ निरीक्षण में जो एक्सप्लेन करते हैं ना, वो मैं करता था। और उनके ये हैंड में मैं नाम लिखवाया था मृतक का, कि वो उसको मैं उनके कंपनी के कमांडर से ही बोला था कि आप एक एक मुझे नाम बताइए, मुझे मालूम नहीं है, मुझे पंचनामा करना है, और इसी आइडेंटिफाई पर जाएगा इसका, आप बताएंगे उसी आधार पे करूँगा, अगर गलत होगा तो आपकी जवाबदारी मेरी नहीं है। तो बखूबी वो काम हुआ, और 2 दिन तक हम सोए नहीं, 2 दिन तक खाए नहीं, पानी भी नहीं पी, आँख बहुत जलता था, क्योंकि बॉम्बिंग कराते थे, बॉडी में कोई स्मेल ना आए करके। वो सब करने के बाद वो उसमें सबको ले जाना था पुलिस लाइन, और उस समय तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम साहब थे, वो उनको सलामी देने आए थे, और श्रद्धांजलि अर्पित करके वो गए। तो वो एक चैलेंजिंग काम था। और चैलेंजिंग काम तो बहुत सारा रहा है मेरे मतलब सर्विस लाइफ में। मैं हमेशा हर काम को चैलेंजिंग लेता था, चैलेंज करके ही काम करता था। मैं चैलेंज को तोड़ता था। यहाँ गैंगवार भी हुआ है, आपके भिलाई में भी गैंगवार चला, काफ़ी लंबा समय चला, जिसमें एक तरफ तपन सरकार के गुट हुआ करते थे, एक तरफ महारा का भी गुट चलता था। अच्छा, दोनों भी मेरे भक्त थे। अच्छा, दोनों से मेरा किसी प्रकार का कोई मतलब अंदरूनी कोई दुश्मनी नहीं, मेरी आज भी इज्जत करते हैं, अब आज भी मैं भी बात करता हूँ। लेकिन मैं उनको लोग बोल देते थे कानून में तोड़ा भैया तो आप छोड़ोगे नहीं, बोले। तो मेरा एक विचार था, मैं सामने वाले को दुश्मन नहीं समझता था, मैं उनके जो अंदर में जो दुश्मन होता था मैं उसको मारने की कोशिश करता था। ये मेरा थाट था, क्योंकि मुझे जिसने भी ट्रेनिंग दिया था, और एक आरडी पांडे सर थे, आज उसका नाम लूँगा मैं, उन्होंने मुझे सीआरपीसी पढ़ाया, और वो आरडी पांडे साहब डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर थे, और लास्ट वो रिटायरमेंट भी सब इंस्पेक्टर से हुए, और वो ट्रेनिंग सेंटर में ही रहे। और वो मेरे बोलते थे कैप्टन तुम ऐसा काम करना कर, मेरे कैप्टन नहीं बोलते थे वो। तो मैं कभी भी पब्लिक से, और वो जो पब्लिक को मैं पकड़ के भेजता था, वापस आने के बाद मेरे पैर छूता था, और मेरे से बढ़िया अच्छा बात होती थी। आज भी मैं लोगों से जैसे बात करता हूँ, और क्या हाल चाल है तेरा, कुछ कर रहा है कि नहीं, कैसे कर रहा है, ऐसा टाइप का। और ये सब कामों में बड़े अधिकारियों को बड़ा सपोर्ट रहता है, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो होता है वो अपने साथ में चलने वाले सबऑर्डिनेट्स का होता है। उनकी एक एक बात पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, और आपको स्टाफ को परखने की क्षमता होनी चाहिए कि कौन स्टाफ किस काम के लिए परफेक्ट है। वो आंकलन अगर उच्च अधिकारी से लेकर नीचे स्तर पर हो गए ना, तो काम कभी फेल नहीं होता। कुछ ऐसे काम है जिसको हम फेल हो गए,
ऐसे भी नहीं बोलता कि सारे सक्सेस हुए, कुछ फेल इसलिए हुए कि हमारे दिमाग के साथ बड़े अधिकारियों को दिमाग लग गए। हम उसके दिमाग को चैलेंज नहीं कर सकते। भाई हमारे को चैलेंज कर सकते हैं हमारे वर्क, लेकिन उनके वर्क को हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो कुछ काम ऐसे हैं जो आज भी रह गए और आज भी मेरे मानसिक में उसको तनाव रहता है, वो काम नहीं हो पाया। जैसे नरहरपुर रहते एक सारवंडी का एक मर्डर था, वो साहू का एक शिक्षक का, वो नहीं निकल पाया। और परंतु उसमें बहुत सारे क्लू हैं। काफ़ी समय बीत जाने के बाद ना अपराधी को सोचने समझने बात करने का समय बहुत मिल जाता है। वो बहुत सारे बहाना बनाता है, बहुत सारे पॉलिटिक्स वाले आते हैं, उनके साथ में फिर पीछे रहते हैं, कहीं न कहीं जुड़ जाते हैं, तो उसको निकालना फिर थोड़ी दिक्कत होती है। हालांकि हमारे मन में गिल्टी फीलिंग रहता है कि ये काश हम ऐसा किए होते निकल जाता। अब सर कुछ ना कुछ तो रह जाता ही है जिंदगी में, रह जाता है। सर ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट जो आपके लाइफ में आया हो, जिससे आपको लगा हो कि इस चीज के बाद, इस पल के बाद मेरा लाइफ पूरा बदल गया हो, ऐसा कुछ बताइए। ये जो पॉइंट है, आपने अच्छा प्रश्न किए हैं, बहुत अच्छा, और इस बात में बहुत अच्छी विचार वाली बात है। सर्विस का पुलिस में और आरोपी भाग दौड़ करते करते थक सा गया था, और वैसे भी हर चीज़ों में हम लोगों को पब्लिक की, जनता के बीच जाना ही पड़ता था, और जनता को संवेदना देना, उसको सराहना, समर्पण देना, बहुत सारी चीज़ होता था। लेकिन कोरोना काल आया, कोविड-19 वैश्विक महामारी आया। उस समय मैं रायगढ़ में पोस्टिंग था। उस समय तत्कालीन एसपी साहब श्री संतोष सिंह साहब थे, वर्तमान में भी रायपुर एसपी साहब हैं। बहुत अच्छे, जनता के प्रति विचार उनके बहुत अच्छे हैं। हालांकि बहुत सारे जिनके साथ भी मैं रहा हूँ, काबरा साहब के साथ भी रहा हूँ, तो उनके भी विचार जनता के प्रति बहुत अच्छे थे। वो खुल के भी बोलते थे, यार जो भी मदद करना है जनता को मदद करो करके। तो वाकई में हम जनता को बहुत मदद करते थे, और सारे अधिकारियों लोगों को रहे। तो उस समय क्या था कि कोविड-19 के समय एक तो लोगों को सबसे दिक्कत आती थी खाना, और रोज़मर्रा की जो सामान और आवश्यक जो सामग्री वो देना, और लोगों के बीच में जाना एक चैलेंजिंग भी था हमारे लिए कि हम जाएंगे तो हम भी कोविड-19 के प्रभाव में आ सकते हैं। परंतु पता नहीं क्या ऐसा थी कि हमें कोविड-19 का तो लक्षण भी नहीं आया, कभी नहीं आया। हम साथ में रहे, कभी नहीं आया। तो हम लोग वहाँ पब्लिक के बीच में काम करने लगे। उसके पहले भी मैं बहुत सारे लोग चलते रहता था, तो मैं रोड में देखता था अर्धविक्षित व्यक्ति पकड़ा पड़ा है, और ये कोई नहीं है इसका, तो लोग बाग उसको नज़रअंदाज करके चल देते हैं। लेकिन मैं आज भी नज़रअंदाज नहीं करता, गाड़ी रोकता हूँ, आज भी रोकता हूँ। और मैं अपने बच्चों को बोल दिया हूँ, मैं बोल के भी रखा हूँ, और ये काम करते भी हैं। ये सब चीज़ बोलना नहीं चाहिए इसमें, वो अपने दिल से उठी हुई एक मतलब भावना है, जिसके तहत हम किसी को मदद करते हैं, उसको मदद करने के लिए उकसाया नहीं जाता। तो आज भी मेरे बच्चे जो है, मेरा बेटा अखिलेश मारकंडे, मेरी पत्नी श्रीमती शकुंतला मारकंडे, बड़े बेटा मेरा धीरेन्द्र कुमार मारकंडे, कभी भी जाते हैं गाड़ी में तो 2-4 कंबल डाल के लेके जाते हैं, और जो भी गरीब दिखता है वो उसको देते हैं। तो ये एक भावना वहीं से जागृत हुई कि इसका कोई, हम अर्धविक्षित व्यक्ति से हम बात करते थे, आज भी मैं बात करता हूँ, और बड़े अच्छे से बात करता हूँ। और उसको आज भी मैं रास्ते में चलते चलते उसको बुलाता हूँ, तो वापस आते हैं मेरे पास। मैं उसके लिए, मैं खुद घर का पानी पीऊँगा, लेकिन उसके लिए मिनरल वाटर खरीदता हूँ, और ख़रीद के बोलता हूँ इसको पीना है आपको और इसको खाना है। तो लाओ बोलेगा ना, तो नहीं, बोले सबसे पहले हाथ धो, बोले हाथ को साफ करना है, बोले तो हाथ धो के साफ करके पोंछ के बैठ के खाएगा, और इस पानी पीना। कई बार ऐसे भी होता था, हम देखते थे कि रोड के किनारे जो पानी पड़ा हुआ है बरसात का, उसको हमने पीते हुए देखा है। तो मन में इतनी कचोटता था, क्योंकि हम तो मानव समाज से जुड़े हुए बाबा सतनाम के, गुरु घासीदास के अनुयायी हैं हम तो शुरू से, और इनके सब मानते हैं। आइकॉन हमारा विवेकानंद जी थे, हमारे सतपुरुष गुरु घासीदास हैं, इनके हम पूरे वंशज हैं, और हम इन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। मानव को तो कष्ट होता ही है, मानव के समान मानिए, उसमें आपका हर जीव जंतु आता है। आप प्राकृतिक के साथ भी रहिए, आप प्रकृति के साथ में रहिए, खड़े रहिए। आप अगर प्रकृति से अगर आप प्यार करेंगे, और फूल अगर फूला हुआ है तो अगर प्यार करते हैं तो उसको आप तोड़ेंगे नहीं। पाना चाहेंगे तो उसको तोड़ सकते हैं जी, लेकिन कुछ दिन के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। प्यार करेंगे तो वो वहीं को ही रहेगा। तो जनता से बीच में हम प्यार करने लगे, तो ये बातें आने लगी। फिर लोगों को मैं किसी न किसी के माध्यम से, लोगों से मेरे संबंध कहिए, लोगों से संबंध अच्छा था मेरा। बोले यार एक गाड़ी दे देना, बोले हाँ।
डीजल हम डलवा देते थे, और उसका कोई नहीं है तो 1-2 सिपाही और महिला कांस्टेबल भेज देते थे। सेंधरी, फिर उसको हम विधि प्राधिकरण सीजीएम न्यायालय के माध्यम से हम मनोरोग चिकित्सा सेंधरी भेजने लगे बिलासपुर। और ऐसा करते करते उसमें बड़ा सुकून आने लगा मुझे, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी पत्नी भी डिप्रेशन में थी। इस वजह से मेरे मन में भी थोड़ी सी उसके प्रति एक लगाव सा हो गया था कि इसको हम इस टाइप के बात करेंगे तो ये हमारे प्रति अच्छी करेंगे। वो कोर्ट में हमारे साथ शांत जाती थी, घर के यहीं बेमित्र में रहते, हाथ में हथकड़ी लगा के उसकी मियाँ बीवी, और वो लड़का अपने बाप को लाता था और वो अपने पति को उसकी पत्नी लाती थी। उसको हम लोग भेजे हैं और उसके बाद ठीक हो गए। हमने कभी पूछने नहीं गए, लेकिन वही लोग बताए कि सर ठीक हो गए। वहाँ से कागज़ आता था, सर उसको ठीक हो गए, उसके वारिसान को इनके पास भेज दीजिए। तो वो एक सुकून भरा काम था, वो सब हम लोग कम करने लगे। और लोगों को खाना देना, ये करना, लोगों के बीच जाना। और आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रताड़ित रहते हैं, पानी वानी गिर गए, और वो महानदी का एरिया था, और बुबदेवपुर में रहते हुए भी बहुत काम किए हम लोगों ने। बाहर से राजस्थान से लड़कियों को बुलाए, नवोदय विद्यालय के बहुत सारे बच्चों को बुलाए हम लोग, 150-200। फिर उन लोगों के लिए भी सेवा किए, मास्क का, सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ व्यवस्था करते रहे। इसमें जनता का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। उस समय जनता खुल के सामने आए, और आज समझता हूँ कि अगर कोविड-19 में अगर सफलता प्राप्त हुई है तो पुलिस और डॉक्टर तो थे ही, हम लोग फ्रंट लाइन के ही वर्कर थे, काम करते थे, लेकिन उसके पीछे हमारे जनता का बहुत बड़ा हाथ है। उनका रोल प्ले नहीं दिखता था। हम लोग चूंकि वर्दी में थे और डॉक्टर लोग अपना वर्दी में थे, तो लगता था कि ये लोग ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा काम जनता करता था। उसको हम लोग लेके चलते थे। वो अपने घर का राशन पानी हर चीज़ पैक करके देते थे, और हमारा पैकेट होता था वो 5-5 केजी का होता था। हम घर में भी पैक करवाते थे। मेरी पत्नी खुद बांटने जाती थी, मास्क बांटते थे, हर चीज़ बांटते थे, खाने पीने का सामान बांटते थे। वो जनता के बीच में एक जुड़ाव था। और मैं इस बात को, सर का जब फेयरवेल हुआ कोरबा गए, तो मैं इस बात को, और पता नहीं पुलिस विभाग में मेरा ही नाम पहले आता था कि बोले टीआई साहब वान की तरफ से बोले मार्कंडे साहब 2 शब्द बोलेंगे करके। तो मैं बोलने के लिए खड़ा होता था। तो मैं ये बात का जिक्र भी किया कि सर के आते ये काम इम्प्लायमेंट हुआ है, जबकि ये कागज़ों में सिमट के रह जाता था। तो ये सब काम करते करते फिर आगे बढ़े, और आज भी मैं समाज से जुड़ा हूँ। आज भी मैं मेरे गांव में मैं मीटिंग करता हूँ, लोग आते हैं मेरे से मिलने के लिए, पूछते हैं। 1-2 से शुरू किए, आज 150 लोग हो गए हैं, 150 हो गए हैं मेरे पास, बैठते हैं। कई गांव वाले बुलाते हैं, जहाँ भी बुलाते हैं मैं वहाँ जाता हूँ, और मोटिवेशन की ही बात करता हूँ। समाज में कुछ बातें हैं उसको छोड़ दो, खाने पीने की चीज़ को बिल्कुल, मेरे गांव में बिल्कुल शराब वगैरह कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल शराब बंद है टोटल। मेरे आने के बाद, पहले होता रहा होगा, छिप छाप के करते थे, लेकिन मेरे आने के बाद टोटल बंद है, क्योंकि मैं गांव में कंटिन्यू रहता हूँ। पहले मेरी गाड़ी को देखते हैं साहब है कि नहीं है बोले लेकिन वो गलत नहीं करते, उनको पता है साहब को पता लग जाएगा तो कल फिर डांटेंगे ऐसे करके। मैंने कभी नहीं डांटा। विभाग में भी रहते मैंने पीने वालों को 2-2, 3-3 सिपाहियों को मैंने शराब छुड़ाया है, लेकिन उसको शराब छोड़ने के लिए मैंने कभी नहीं बोला। मैं उसको सिर्फ अपने साथ रखता था। मैं उसके मुंह पर कभी नहीं बोला तुम शराब पीते हो, शराब छोड़ दो, कभी नहीं बोला मैं आज तक। मुझे पिछले जाऊंगा मैं, जब मैं शूटी कोतवाली रायगढ़ में था, तो मेरे साथ में एक आरक्षक था, नाम अभी नहीं बताऊंगा मैं, जी गोपनीय है, क्योंकि किसी की मान सम्मान की बात है। जी बिल्कुल सर। मेरे लिए तो मेरे भाई जैसा थे वो, है ना। मेरे जितने भी सबॉर्डिनेट मेरे भाई जैसे थे, उन्हीं से मैं काम लेता था, ताकत तो मेरे वही थे तो वो शराब बहुत पीता था। जब जहाँ मैं पकड़ने जाता था वहाँ वो भागते थे तो मेरे को अभी वर्तमान में डीआईजी हैं हमारे, क्या बोलते हैं यहाँ राजनांद गांव में, श्री दीपक झा सर, मुझे बोले कि यार मार्कंडे पुलिस परिवार वाले सब बिगड़ जाएंगे, थोड़ा 1-2 ठो रेड करो यार अच्छा से। तो मैंने रेड किया, फिर बताया, बोले यार तुम्हारे यहाँ का भी एक आरक्षक फरार है। बोले हाँ सर वही है। तो एक दिन वो अचानक आ गए आमद देने के लिए, तो मैं बोला भाई मैं आपको ज्वाइनिंग नहीं दूंगा, आप एसपी साहब के पास चले जाओ, क्योंकि आप एसपी साहब के नॉलेज में हो। तो एसपी साहब एडिशनल साहब मार के किए, बोले मार्कंडे जी से आमद ले लो, रखो अपने पास बोला सर ठीक है आप देते हो तो रख लेता हूँ सर, क्या काम है मैं देखूँगा, बाद में डिसाइड करूँगा। बोला वो आए, ज्वाइन किए। तो हम लोगों का टीआई के पास मददगार और मुंशी और रीडर और स्टाफ 7-8 स्टाफ रहते हैं हमारे जो ऑफिस में काम करने वाले। वो मुझे ड्यूटी लगाने वाले पूछे सर इसकी क्या ड्यूटी लगाना है, बोले कोई ड्यूटी मत लगा, उसको बैठे रहने दो।
एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, फिर तीसरा दिन पूछे, बोले यार मेरे ड्यूटी लगा। वो लड़का पूछा आरक्षक, तो ये बोले भाई साहब ने बोला है आपको बैठे रहना करके। फिर वो दोबारा आए, पूछो तो सही। तो बोले सर वो ड्यूटी कहीं नहीं लगाए हैं। क्या बोले? तो बोले मत लगाओ। बोले वो सर वो उसको डाक में भेज दें क्या? डाक होता है जो हम तैयारी करके बड़े अधिकारी को देते हैं, वरिष्ठ कार्यालय को। वो डाक का एक बुक होता है और डाक उसमें लिखा रहता है, उसकी कंप्लाइंस रिपोर्ट होती है, तो उसको हम लोग भेजते हैं। तो मैंने बोला नहीं मत भेजो, कहीं गुम गाम गए तो फिर और नुकसान होगा, इसको रहने दो ना, थाने में क्या तकलीफ है तुमको, बोलो बैठे रहने दो, 2 बजे छोड़ दिया करो, रात में गश्त ले लिया करो। तो फिर एक दिन आए, बोले सर क्या करना है? बोले बहुत जिद कर रहा है सर मेरी ड्यूटी लगाओ करके। तो मैं बोला उसको बोलो मेरे साथ चलेगा। मुझे एक अलग थाने में टीआई की गाड़ी थी, जिसमें मेरा सामने नगर कोतवाल लिखा रहता था। मेरा वही आइडेंटिटी था मेरा, नगर कोतवाल के नाम से मुझे जो जानते थे जगदलपुर में, वहाँ रायगढ़ में। तो जैसे ही वो बोले तो बोले आपका ड्यूटी ऐसा ऐसा है और साहब के साथ चलना है। तो भैया आज मत लगा, बोले कल लगाना। बोले वो शायद लिया रहा होगा जैसा भी हो। तो बोले सर कल से आएंगे। कोई बात नहीं, कल से आ जाए। कल से आया, दूसरे दिन आया तो बोले इसका कोई काम नहीं। बोले गाड़ी आए तो गाड़ी लगवाना, कहीं जाऊँगा तो, और ड्राइवर को बुलाएंगे। मैं ड्राइवर को कोई नहीं बुलाने जाएगा, तुम ही बुलाओगे, तुम अपने अंडर में ड्राइवर रखोगे। और मेरा डायरी वारी पकड़ के वो बैठ जाते थे सब, और गाड़ी में बैठ के हम घूमते थे। एसपी साहब के यहाँ जाना हो, लाइन ऑर्डर में जाना हो, कानून व्यवस्था में जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो वो मेरे साथ में जाते। वो 6 महीने तक वो इतना भक्त बन गए कि लोग तारीफ करने लगे कि बोले यार ये तो पिता खाता कुछ नहीं और साहब के साथ चलता है। बोले तो एक दिन एसपी साहब आ गए थाने, दीपक झा साहब। बोले यार मार्कंडे तुमसे एक काम से आया हूँ। बोले बोला कि कोई आदेश हो तो बताइए सर मेरे लिए। तो बोले नहीं यार, बोले वो आरक्षक फलाना है, बोले उसका आपने शराब कैसे छुड़ाया बताओ। बोले मैं बोला सर मैं तो कुछ नहीं बोला उसको, न छुड़ाया हूँ मैं, बस अपने साथ में ले चलता हूँ सर, और इस वजह से वो शराब पीना छोड़ दिया है। तो बहुत गदगद हुए वो। और इसी बात सीमगा में भी लास्ट में एक लड़का था जो शराब के नशे में आधे दूर ड्यूटी के लिए आता था और वापस मुड़ जाता था। जब मैं ज्वाइन किया थाने में तो मैंने बोला कि क्या बात है, क्यों तुम नहीं आते, तुम माँ बाप के इकलौता लड़के हो, फिर तुमको शादी करना है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे परिवार डिपेंडेंट बेटा, क्या तकलीफ है, कोई ड्यूटी में तकलीफ है? तो मेरे को बोले कि आमद लेने के बाद मुंशी लोग बोले सर ये भाग जाएगा। बोले कोई नहीं भागेगा, इसको मेरे घंटी ड्यूटी में रखो। तो मेरा घंटी ड्यूटी में रहता था, 1 घंटे ड्यूटी में होता था, जब भी बुला तो तुरंत आता था, उसको बुलाओ इसको बुलाओ, ये सिस्टम है, ये हमारे थाने का सिस्टम था। तो वो लगातार चाय काफ़ी पानी ये सब लाता था। एसपी साहब भी आए, यही दीपक झा साहब फिर मेरे लास्ट में एसपी थे मेरे बलौदा बाजार के। तो वो आए तो उनके सामने भी बोले उनको मतलब चाय वगैरह पिलाए, तो हाथ थोड़ी नाटिंग करती थी, मैंने इग्नोर कर दिया। बोले कोई बात नहीं, चाय पिलाओ पानी पिलाओ। कुछ दिन के बाद हमारी मैडम चली गई ऑफिस में, बाजू में मेरा क्वार्टर था, तो कहीं जाना था बाजार तो आ गई। बोले कैसे? बोले तो बैठे चाय वाय मंगाता हूँ, चाय मंगाओ। चाय लाया तो बोला, तो उनको ऐसी पूछ दिया मैं, क्यों आजकल तुम्हारा हाथ कांपता नहीं है क्या ऐसा करके? ये मेरा पूछने का था पहले बार। तो बोले नहीं सर, बोले देखिए मेरा हाथ बोले एकदम स्ट्रेट है, बोले बिल्कुल नहीं कांपता। बोले वेरी गुड। बोले तो ये बताओ, मैं अब उनसे पूछा, बोले देखो मुझे एसपी साहब ने पूछा ना, अब मैं उन्हीं से पूछा पीने वालों से, ये बता तू दारू छोड़ा कैसे? बोले अब बताओ, उनसे मैंने पूछा। तो वो बोले सर आप पहले अधिकारी है जो मुझे आप शराबी नहीं बोले, इस वजह से छोड़ दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं कोई कृत्य कर रहा है, उसकी अंदर में झांकने की कोशिश करिए आप, ये इस बुराई में क्यों उतरा, और उसके बाद फिर उसको मोटिवेट करके आप रास्ते में ला सकते हैं, ये मेरा दावा है। हो सकता है कोई भी बिगड़ा हो वो रास्ते में आ सकता है। मैं बहुतों को रास्ते में लाया हूँ, आज काफ़ी लोगों का जीवन भी बनवाया हूँ, क्राइम में भी बना है, काफ़ी लोगों का ज़िंदगी बना है, काफ़ी क्रिमिनल विचारधारा के क्राइम करते थे वो भी आज बन गए हैं, अपने बाल बच्चे से जीवन यापन कर रहे हैं, आज भी धन्यवाद देते हैं। और मैं ऐसा कुछ नहीं, बस इतने ही ऐसे विचार चलता है जी है ना? सर, जैसे आपने अभी सारा चीज़ बताया, तो एक क्वेश्चन है मेरे मन में, जैसे हम लोग यूथ, मतलब मैं अपने एज के अराउंड बात करूंगा कि हम लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं अभी गवर्नमेंट एग्जाम्स का, तो हमारे मन में ये रहता है हमेशा कि गवर्नमेंट जॉब में हम, पुलिस में है या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, तो हर कुछ टाइम में ट्रांसफर होता रहेगा, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ना वो नेगेटिव वाला पर्सपेक्टिव आ जाता है माइंड में। तो इस पे क्या आपका राय है, क्या बोलना चाहोगे? मेरा तो ये कहना है यूथ के लिए, और अभी जो कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि आप पूरा पढ़ें या ना पढ़ें,
उस पर एक कंसंट्रेशन करके देखिए कि मुझे ये काम करना है और मुझे प्रतिदिन आप पढ़िए, उसको इग्नोर मत करिए। आप चैप्टर पढ़ते रहिए, नहीं है तो ग्रुपिंग में डिस्कस करिए, आप लोगों से बात करिए। आप उसको छोड़ दीजिए कि मेरी पोस्टिंग में जाने के बाद मुझे क्या होगा, आप उसको छोड़ दीजिए। आप एज इट इज भी रह सकते हैं। और ये बदलाव तो प्रकृति के नियम है, उसको तो ना आप बदल सकते ना मैं बदल सकता। अगर आपको और भी अच्छे अनुभव प्राप्त करना है तो आपको उस काम करने वाला जगह को छोड़ के दूसरी जगह काम करेंगे, और उस जगह में जाके आप अपना मतलब प्रतिभा का आप सामने वाले को दिखाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये काबिलियत है। इसमें काबिलियत का आप लोहा बनाइए ना। आप एक ही जगह क्यों बंद के रहना चाहते हैं? मैंने कितने जगह रहा, कितने जिला में रहा हूँ। आप बस्तर क्षेत्र में रहा हूँ, दुर्ग जिला में रहा हूँ, धमतरी में रहा हूँ, बिलासपुर में रहा हूँ, रायपुर में भी रहा हूँ, बिलासपुर के मतलब जोन में रहा हूँ, रायगढ़ में रहा हूँ, है, और थानों में बहुत सारा थानों में रहा हूँ। तो अलग अलग मतलब चैलेंजिंग मिलता था, तो हम चैलेंज को स्वीकार करते थे और उस चैलेंज को काम करते थे। उससे क्या होता था कि हमारा नया एक परफॉर्मेंस तैयार होता है और हमारी पहचान मिलती है। ये चीज़ को तो यूथ को मैं कहता हूँ कि कतई आप निगेटिव अपने मन में आने ही मत दे। वो निगेटिव थॉट तो मतलब आपको ले डूबेगा। आप कोई कंपटीशन एग्जाम पास नहीं कर सकते। अगर आपको पास कर, मैं जैसे मेरे की एक छोटा सा बात है, अगर किसी को मैं समझा रहा हूँ या किसी को बता रहा हूँ या आपको मैं बता रहा हूँ, तो मैं एज इट इज थाना प्रभारी बन के नहीं बता रहा हूँ, ना मैं टीआई बन के बता रहा हूँ। एज ए फ्रेंड सर्किल मैं अगर कोई चीज़ बोलूँगा तो आप उसको जल्दी अडाप्ट करेंगे, किसी चीज़ को जल्दी ले लेंगे। लेकिन मैं अगर उसको कड़ाई से बोलूँगा तो वो उसको समझने में काफ़ी देर तक आपका दिमाग में रहेगा, अरे यार ऐसा बोल दिया मेरे को, ऐसा बोल दिया। ऐसा नहीं है, तो वो ऐसा नहीं है। आज की यूथ ये बात कर रहे हैं, ये विचार को कम करे। दूसरा, यूथ के लिए एक सबसे बड़े मैसेज दूंगा, नशा से दूर रहें। आपको अगर मंजिल प्राप्त करना है तो नशा से दूर रहिए। आप मंजिल प्राप्त करिए, पढ़ते रहिए, आपको मंजिल मिल जाएगा। आप तो इतने मनचाहा मंजिल मिल जाएगा, आप नहीं चाह रहे वो मंजिल मिल जाएगा आपको। परंतु आप में दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए कि मुझे वहां जाना है। यूं ही 3 स्टार नहीं मिलता, उसके लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं, बहुत तकलीफ झेलना पड़ा है। सर बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, और मैं मतलब पूरा उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो दर्शक है ना उनको भी काफी मजा आया होगा आज का वीडियो देख के, क्योंकि बहुत सारी बातें हुई है। और पर्सनली मैं बोलूँ तो एक पॉजिटिव ऑरा है आप में, कि एक पॉजिटिविटी, आप बोलते भी पॉजिटिव हो और एक एनर्जी भी पॉजिटिव एनर्जी आप देते हो। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमको ज्वाइन किए। थैंक यू। ठीक है सर जी।